Greetings everyone. So today we'll be working for partial sale of asset. मतलब आप जो assets खरीद रहे हो उनमें से asset का एक part की sale कर रहे हैं. So in case you are having say asset purchased for say 1 lakh rupees और अभी आप उसका 1/3 पार्ट या 1/4 पार्ट सेल कर रहे हो, बाकी का पार्ट आपके पास बच गया, तो इसको किस तरह से रिकॉर्ड करें. लाइक टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड कि जब भी एसेट्स की हमें परचेज सेल ट्रांजैक्शन दे रखी हों, इट्स बेटर कि हम उनको टाइम लाइन पर ले लें और उसके बाद यू प्रिपेयर वर्किंग नोट्स, है ना. आप वर्किंग नोट्स बनाते हो मशीन 1, मशीन 2 एंड लाइकवाइज. अब हमें क्या करना है, अगर किसी एसेट की पार्शली सेल हो रही है, सो वी हैव 2 ऑप्शंस. क्योंकि एक पर्टिकुलर एसेट ऐसी है, सपोज मशीन 1 है, आपने इसका 1/3 पार्ट सेल कर दिया से आफ्टर 2 years और इसका बाकी का पार्ट मतलब 2/3 पार्ट आपके पास है. सो आपको 1/3 की सेल की एंट्री करनी होगी और 2/3 को डेप्रिशिएट करके एज अ बैलेंस लेना होगा. सो इसकी वर्किंग जो है वो क्लियर होनी चाहिए, कैलकुलेशंस करेक्ट हों. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम बिगनिंग में ही मतलब जब हमने इस एसेट की परचेज प्राइस लिखी ना, वहीं पर हम इसको 2 पार्ट्स में बांट दें. सपोज ये एसेट थी आपकी 60,000 की, ठीक है, आपने 1/3 की सेल कर दी, तो 1/3 पार्ट सोल्ड 20,000 और 2/3 पार्ट रिटेन्ड 40,000. तो अब आप इसमें हर साल की कैलकुलेशन कर लो. दिस इज़ वन वे. अनदर वे है कि आप इसको 60 पे ही लेके चलो, मतलब मशीन 1 इसकी जगह क्या है, मैं 60 पे ही लेके चलती हूँ. 1 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जब ये 3rd ईयर आएगा ना, तब आप इसको स्प्लिट कर लो कि 1/3 सेल हो गया, 2/3 रिटेन रह गया. सो आपको बेसिकली करना क्या है कि जो कंपोनेंट या जो पार्ट की सेल हो रही है उसको आपको सेपरेट कर लेना है. अब कितना सेल हो रहा है वो 1/3, 2/3, 1/4 ऐसे भी दे सकते हैं. इसकी जगह वो ये भी कह सकते हैं कि से एसेट कॉस्टिंग 18,000, वो जो एसेट हमने 18,000 की खरीदी थी उसकी सेल की है, तो 18,000 वाले की सेल हो रही है, तो रिटेन कितना हो रहा है हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 42,000 हमारा बच रहा है. ठीक है, तो जब ये इस तरह से अमाउंट दे रखा है तो बिगनिंग में स्प्लिट करना आसान है. लेकिन अगर मैं यहाँ आके आफ्टर 2 years, मान लो इस पे मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 2 बार का, ठीक है, अब मेरा आ रहा है 48,600. अब वो कह रहा है कि आपने जो पार्ट 18,000 का खरीदा था उसकी सेल कर रहे हो, तो अब मैं यहाँ क्या कह सकती हूँ कि 18,000 मैंने सेल कर दिया और बाकी मेरा 30,600 रह गया. कैन वी से दैट? नो, क्योंकि ये जो 18,000 है ना, ये अब नहीं है. 18,000 तो ओरिजिनली था, तो जिस टाइम पे वैल्यू दी होती है ना, वहीं पे स्प्लिट करना चाहिए. अब यहाँ अगर आप ये स्प्लिटिंग करोगे तो ये गलत हो जाएगा. सो आप एसेट की जो भी सेल हो रही है, जो पार्शियल सेल हो रही है, उसकी स्प्लिटिंग आपको कर देनी है 2 पार्ट्स में. एक पार्ट है जो सोल्ड है और एक पार्ट है जो रिटेन्ड है, ठीक है. लेकिन ये स्प्लिटिंग कब करेंगे, बिगनिंग में करेंगे या ईयर ऑफ सेल में करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि हमें इंफॉर्मेशन कब की दे रखी है. अगर हमें ओरिजिन से बता रखे हैं कि ओरिजिनली इतने की परचेज की थी, उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो ओरिजिन से ही आपको उसको स्प्लिट कर देना है. और अगर इन्फॉर्मेशन ओरिजिन की नहीं है, इन्फॉर्मेशन लेटर स्टेज की है, ठीक है, तो इन दैट केस लेटर स्टेज में हम उसको स्प्लिट करेंगे या फिर उसको ओरिजिन पे लेके जाओ. जैसे कहा है उसी तरह से स्प्लिटिंग करेंगे. So record these transactions relating to sale for relevant part only, as I told you कि जो relevant part जो बिक रहा है ना, उसी की सेल की एंट्री करोगे. मतलब सेल के टाइम पे we have 3 recordings: depreciation, selling price, profit और loss on sale. तो ये सारी रिकॉर्डिंग हम सिर्फ रेलेवेंट पार्ट के लिए करेंगे और जो बैलेंस बच गया उसको एज यूजुअल डेप्रिशिएट करो और अकाउंट में रखो. तो हमें सेपरेशन करना है 2 पार्ट्स में, और वो सेपरेशन याद रखो या तो ओरिजिन से करना है या फिर जब सेल हो रही है तब करना है. तो ये क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आता है कि कब इसको सेपरेट करें. और अमाउंट हमेशा याद रखो, कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट्स हमेशा प्लस माइनस होते हैं.
सेपरेट डेट्स के अमाउंट्स कभी भी एडजस्ट नहीं होते। सो ये डेप्रिसिएशन के चैप्टर में स्पेसिफिकली हमें ध्यान रखना है, बिकॉज डेप्रिसिएशन का चैप्टर जो है वो जो क्वेश्चंस हैं इनके वो एक ईयर के नहीं होते हैं, दे आर स्पैनिंग अराउंड 2-3 ईयर्स। सो हमें क्या रखना है कि जो अमाउंट्स कॉरेस्पॉन्ड करते हैं पर्टिकुलर डेट्स को, उन्हीं को कंसिडर करते हैं कैलकुलेशन में। तो ये नहीं होगा कि आपने एसेट कभी खरीदी थी 18,000 की, आज उसको सेल कर रहे हो 12,000 पे, तो लॉस हो गया 6 का। ये अमाउंट्स कंपैरेबल नहीं है, कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है, तो डेट्स के ऊपर ही कैलकुलेशन होती है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस हैं इसके दो तरह के हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि ये स्प्लिटिंग कब हो रही है, शुरू में हो रही है, एंड में हो रही है। तो अकॉर्डिंगली इफ़ वी आर गिवन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ द एसेट, तो हमारा क्वेश्चन ओरिजिन से चलेगा। ठीक है, तो ये एक अलग तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, इनको थोड़ा सा अलग तरह से हैंडल करेंगे। दूसरा है जब ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो गिवन नहीं होती है, मतलब हमें बताया ही नहीं है जो ब्लॉक एसेट्स का है जिसका एक पार्ट आप सेल कर रहे हैं तो वो कितने में ख़रीदा था, वो हमें गिवन नहीं है। सो इनको अलग तरह से डील करते हैं। सो लेट अस टेक अप वन क्वेश्चन। अब सिंपल सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं ओरिजिनल कॉस्ट का। ठीक है, सो अ प्लांट वाज परचेज्ड फॉर 95,000 एंड 5,000 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। ओके, यहाँ पर मैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इंक्लूड कर रही हूँ, से 20% है पर एनम। ओके, ये क्वेश्चन में WDV बेसिस। ओके, सो ये आपने एसेट कब खरीदी है, 1 अप्रैल को। तो हम इसमें अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, हम फाइनेंशियल ईयर को ले सकते हैं, दैट इज़ अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक का ईयर। उसके बाद जुलाई में यू परचेज्ड अनदर मशीन, अनदर प्लांट फॉर 40,000, एडिशन किया ना, मतलब एक और ख़रीद लिया। फिर जून में आके क्या हुआ, अ पार्ट ऑफ द प्लांट परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 14, मतलब ये कौन सा था, ये वाला M1, इसे M1 या प्लांट 1 बोल सकते हैं। प्लांट 1 ये था, प्लांट 2, तो आप किसकी सेल कर रहे हो, प्लांट 1, इसका एक पार्ट आपने 32,000 में ख़रीदा था, उसको सेल कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है, शुरू से क्वेश्चन चल रहा है ना, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। 1 अक्टूबर को एक और प्लांट खरीद लिया, तो ये आ जाएगा आपका प्लांट 3। ठीक है, अगर हम टाइम लाइन पे इसको लिख सकते हैं हर ईयर का, और उसके बाद वील स्टार्ट वर्किंग। तो टाइम लाइन पे क्या है, 2014-15 ये हो गया, नेक्स्ट हो गया 2015-16, ठीक है, फिर 2016-17, जितने ईयर्स इन्वॉल्व हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 16, 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 15। अच्छा, अब यहाँ पर पहला प्लांट तो इसी डेट को ख़रीद लिया, प्लांट 1 हो गया 1 लाख का। फिर क्या किया, 1 जुलाई 2015, तो 1 जुलाई यहाँ पर आएगा। ठीक है, 1 जुलाई को आपने प्लांट 2 खरीद लिया 40,000 का। फिर 30 जून को, 30 जून यहाँ आएगा, 30 जून 2016 को जो प्लांट 1 आपने परचेज़ किया था, कितने का, 32,000 का, इसको सेल कर दिया 26,700 पे। और 1 अक्टूबर इसी ईयर में 1 अक्टूबर को आपने प्लांट 3 परचेज़ कर लिया 20,000 का। तो ये आपका टाइमलाइन पे क्वेश्चन है। अब वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। डेप्रिसिएशन का रेट मैंने ले लिया है 20% पर एनम। ओके, सो अब आते हैं प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3। सो अब इसमें हम सिंपल प्लांट अकाउंट बनाएंगे, प्रिपेयर प्लांट अकाउंट। ऑल्दो देखो जब हमने वर्किंग कर ली है तो हम किसी भी तरह से अकाउंटिंग कर सकते हैं, प्लांट अकाउंट भी बना सकते हैं, प्लांट विद प्रोविजन अकाउंट बना सकते हैं, ऐसे डिस्पोजल अकाउंट बना सकते हैं, ऐसे जो हमारा क्वेश्चन कहेगा। मेन होती है कैलकुलेशंस दैट वी विल बी वर्किंग फॉर। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2014 को। ठीक है, तो आपने परचेज कर लिया प्लांट 1 फॉर 1 लाख। अब हमें ये पता है कि यहाँ पर एक पार्ट प्लांट का सेल हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि हमें ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन पता है ना, तो आप इस प्लांट 1 को 2 पार्ट्स में ही लेके चलो। 32,000 का सेल होगा और ये रिटेन्ड रहेगा। ठीक है,
तो कितना आपके पास रहेगा, 68,000 का बचेगा, 32,000 की सेल होगी। तो इसको यहीं से स्प्लिट कर लेते हैं, इसको 1A 1B मान सकते हो, ठीक है। या कैलकुलेशन में टोटल मतलब कर लो, वहाँ टोटल लिखते जाएंगे अकाउंट में। अब इस ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, 20% पर एनम, क्योंकि आपने प्लांट खरीदा बिगनिंग में, तो पूरा 20% इसका आ जाएगा 6400, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 13,600। सो ये इसकी बुक वैल्यू आ गई 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, अब आया ईयर 2015-16, इसमें एक और प्लांट खरीद लिया, तो अब आपके पास परचेज हो गया कौन सा, 1 जुलाई को। ये वाला प्लांट आ गया आपके पास 40,000 का, इसको एरो से नीचे ले आए, ये इस ईयर में आया है, ठीक है। अब इस ईयर का डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर तो 20% पर एनम सीधे लगेगा, क्योंकि पूरा साल हमारे पास रहा है ना, और ये भी पूरा डेप्रिसिएशन आएगा। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि आपकी ये एसेट जुलाई में खरीदी गई है, सो जुलाई से लेके, ये जुलाई में आपने इसे खरीदा, तो इसका डेप्रिसिएशन आएगा 9 मंथ्स का। सो इस पे अगर हम 20% लेते हैं तो हमें कितना, 9 मंथ्स का लेना होगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 6,000 रुपीज़, ठीक है। इसका डेप्रिसिएशन आ गया। अब आ गया हमारे पास बैलेंस बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2016 को। सो यहाँ पर वैल्यू बच रही है 20,480, यहाँ पर वैल्यू बच रही है 43,520, ठीक है ना, और यहाँ पर आ गई वैल्यू 34,000। यू हैव गॉट दिस वैल्यूज। ओके, नाउ व्हाट हैपन्स इन दिस ईयर, इन दिस ईयर यू हैव 2 ट्रांजैक्शंस। एक 30 जून को आपकी एक एसेट की सेल हो रही है, किसकी सेल हो रही है, इस पार्ट की, ठीक है, दिस पार्ट इज बीइंग सोल्ड, और हमने पहले ही इसको सेपरेट कर लिया है, तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे एक अलग प्लांट मानो। सो अब आपने क्या किया, इसकी सेल हो रही है 30 जून को, 30 जून का मतलब 3 मंथ्स ही बीते हैं, ठीक है। तो 3 मंथ्स के लिए इसका डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, क्योंकि हमारा 20% डेप्रिसिएशन है पूरे साल का, सो 3 मंथ्स का हो गया 20% इंटू 3/12, मतलब 5% इफेक्टिवली हो गया, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा इसका 5% डेप्रिसिएशन, ऑल राइट। तो इसकी बुक वैल्यू क्या आ गई, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल 19,456, और इसकी सेल कर रहे हैं हम 26,700 पे। सो यू हैव गॉट अ प्रॉफिट ऑन सेल कितना, 7,244, ठीक है, ये इसका प्रॉफिट आ गया। अब आते हैं बाकी प्लांट्स पे। तो ये प्लांट हमारे पास पूरा साल रहा, दिस प्लांट इज ऑल्सो देयर, और अब इसके बाद 30 जून के बाद 1 अक्टूबर को हमारा 3rd प्लांट भी एंटर कर रहा है बुक्स में, 20,000 पे परचेज हो गई, ठीक है ना, परचेज्ड प्लांट 3rd। सो एंड में हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने हैं 20% पर एनम, ठीक है। सो ये प्लांट ओवर हो चुके हैं, इस प्लांट पर 20% डेप्रिसिएशन, मतलब आपका इसका पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करो। ऑन दिस प्लांट अगेन 20%। अब जो 3rd प्लांट है ये आपने अक्टूबर में खरीदा है, अक्टूबर का मतलब हो गया यहाँ अक्टूबर से लेके नेक्स्ट ईयर मार्च तक 6 मंथ्स, ठीक है, 6 मंथ्स आपके पास रहा है, तो हाफ ईयर रहा है, तो 20% इफेक्टिव रेट है, 20% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, बट अगर 6 मंथ्स का कर दें तो इफेक्टिवली 10% इसका डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज़ बच गई, और यहाँ पर आपके पास वैल्यू बच गई, ठीक है, ये आ गई बुक वैल्यू 1/4/2017 की।
ओके, सो ये हमारी कैलकुलेशंस हैं। आप यहाँ पर एक टोटल का कॉलम भी बना सकते हो, नहीं तो प्लांट अकाउंट में ही सारी वर्किंग दिखा सकते हो। ओके, अब आपका ये स्टार्ट कैसे होगा? 1/4/2014, ये सारी वर्किंग आपके पास है, देखो, है ना। यू हैव ऑल द वर्किंग विद यू, ये सारी आपके पास प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3, ये इनके डेप्रीसिएशंस, बुक वैल्यूज़, ठीक है, ये सारी वर्किंग आपके पास है। सो आपको क्या करना है? यू आर जस्ट टू रिकॉर्ड द थिंग्स। ओके, तो अब आप इसमें रिकॉर्डिंग कर दो। सो इस डेट को आपने पहले प्लांट खरीदा 1 लाख, ठीक है। इस ईयर में और कुछ नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर में तो सिर्फ डेप्रीसिएशन चार्ज किया। सो 31 मार्च 2014 को डेप्रीसिएशन चार्ज किया, तो कितना कितना था? 6400 एंड 13,600, 20,000 डेप्रीसिएशन चार्ज किया, बैलेंस आ गया हमारे पास 80,000 का। अभी प्लांट 1 ही है, आप टोटल कर दोगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? बैलेंस ब्रॉट डाउन है प्लांट 1 का 80,000। अब इस ईयर में एक और एसेट आपकी परचेज हुई है, कब? 1 जुलाई को। सो 1 जुलाई को आपने एक और प्लांट खरीद लिया, कितने का? 40,000 का, ठीक है। तो एंड में आके क्या करेंगे? डेप्रीसिएशन चार्ज करो। सो प्लांट 1, प्लांट 2, तो प्लांट 1 पर आपका डेप्रीसिएशन चेक करो कितना है? 5120, और ये कितना हो गया? 16,000 का, और प्लांट 2 का 6,000, सो 22,000, ठीक है। अब आ गया बैलेंस, तो आप बैलेंस प्लांट 1 और प्लांट 2 का सेपरेटली दिखा सकते हो। तो यहाँ पर इसका अगर हम टोटल करते हैं 64,000 प्लांट 1 का टोटल, ये है ना। प्लांट 1 दोनों थे ना, तो आप इकट्ठा ही लिखोगे। प्लांट 2 का बैलेंस बचा 34,000, सो 98,000 आपका बैलेंस आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी 1,20,000। अब नेक्स्ट ईयर आया 15 में, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास है प्लांट 1, प्लांट 2, 64,000, 34,000, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है? आप यहाँ पर 30 जून को प्लांट 1 के एक पार्ट की सेल कर रहे हो, तो उसकी वर्किंग हमारे पास है। पहले डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, ब्रैकेट में लिख सकते हो डेप्रीसिएशन ऑन दी पार्ट ऑफ प्लांट 1 सोल्ड, तो जो पार्ट सेल हो रहा है उसी का डेप्रीसिएशन है 1024। फिर उसके बाद इसके सेल पर आपको कितना पैसा मिल गया? यू हैव गॉट 26,700, है ना। ये सारी वर्किंग है, देखो, ये डेप्रीसिएशन चार्ज किया, ये सेलिंग प्राइस है, एंड दिस इज़ योर प्रॉफिट ऑन सेल। सो प्रॉफिट हमारा डेबिट साइड में लिखा जाता है। सो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट अकाउंट 7,244। ओके, तो ये सेल की एंट्री हो गई। उसके बाद क्या हुआ? एक प्लांट की परचेज हुई। सो 1 अक्टूबर 2015 को आपके पास प्लांट की परचेज हो रही है। सो बैंक अकाउंट प्लांट 3, 20,000। अब एंड में क्या होगा? 31 मार्च 2016 में डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे, तो अब आपके पास अभी प्लांट 1, प्लांट 2 और प्लांट 3 है। सो प्लांट 1 का डेप्रीसिएशन आ गया, प्लांट 2 का आ गया, और प्लांट 3 का आ गया, ठीक है ना। तो तीनों के डेप्रीसिएशन आपके पास आ गए हैं। ऑल राइट, तो अब आप क्या करोगे? टोटल कर दो और फिर फाइनली बैलेंस लिख दो। सो हमारा अकाउंट बैलेंस हो जाता है सेम डेट को। सो कैलकुलेशन तो हमारे पास सारी है, प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3, सबकी कैलकुलेशन है। प्लांट 1 है 34,816 का, प्लांट 2 है 27,200 का, और ये है 18,000 का, ठीक है ना। तो ये टोटल कर दो।
सो ये आ गया आपके पास। सो नेक्स्ट ईयर बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ जाएगा 80,016, जिसमें तीनों प्लांट्स की अलग अलग वैल्यू है। सो दिस इज़ हाउ वी रिकॉर्ड व्हेन ओरिजिनल कॉस्ट इज़ गिवन। जब हमें ओरिजिनल कॉस्ट पता है तो हम ओरिजिन से ही स्प्लिटिंग करके चलेंगे, ठीक है। अब अगर हमें ओरिजिनल कॉस्ट नहीं दे रखी है, हमें कुछ और वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो फिर जहाँ पर वैल्यू है ना वहाँ पर स्प्लिटिंग करेंगे, ठीक है, या फिर ओरिजिनल कॉस्ट। सो लेट अस टेक अप एन एग्जांपल वेयर इन वील बी स्टडिंग कि जब हमें ओरिजिनल कॉस्ट ना दे रखी हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। सपोज ऑन 1 अप्रैल 2019 बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड showed balance of 1,47,390 in its plant account, ठीक है। प्लांट अकाउंट में इतना बैलेंस है। इट चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है, इस रेट पे चार्ज करते हैं। नाउ ड्यूरिंग द ईयर, इस ईयर में on 1st October 2019 a part of the plant originally purchased for say 50,000 rupees on 1st April 2016 is sold for say 22,000. ओके, सो प्रिपेयर प्लांट अकाउंट। अब आपको प्लांट अकाउंट बनाना है इस ईयर का, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 अप्रैल में बैलेंस दे रखे हैं और डेप्रिसिएशन का रेट भी दे रखे हैं। आप सेल कर रहे हो 1 अक्टूबर को, तो एक ही ईयर की ट्रांजैक्शन है। अगर मैं ये वाला ईयर यहाँ पर 2019-20 ले लूँ तो यहाँ पर बैलेंस है मेरे पास 1,47,390। यहाँ 1 अक्टूबर को सेल हो रही है प्लांट की 22,000 रुपीज़ में, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 50,000 रुपीज़ थी ऑन 1 अप्रैल 2016 को, ठीक है, जब इसे खरीदा था। ओके, अब एंड में हमें बैलेंस निकालना है, सॉल्व करना है। नाउ इफ़ आई वांट टू स्प्लिट इट, मैं इसका वर्किंग नोट बनाती हूँ कि ये मेरा प्लांट ओपनिंग में था, इसका कुछ पार्ट सेल हो गया, कुछ बच गया। सो कैन आई से कि इसमें से 50,000 का पार्ट अगर सेल हो गया तो 97,000 बच जाएगा? ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये बैलेंस है 1 अप्रैल 2019 का और ये बैलेंस है 2016 का। तो अगर आपको इस अमाउंट को स्प्लिट करना है, क्योंकि हमें ओरिजिनल कॉस्ट नहीं दे रखी, दिस इज़ अनदर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ना, कि ओरिजिनल कॉस्ट नहीं दे रखी है। तो अगर हमें ओरिजिनल कॉस्ट नहीं दे रखी है तो हम क्वेश्चन में बीच में कहीं पे हैं। सो इस डेट को अगर मुझे स्प्लिटिंग करनी है तो इस डेट की वैल्यूज़ चाहिए। सो ये 50,000 को आपको कहाँ तक लेके आना होगा? 2019 तक। तो आप ये कहोगे अगर इसे 2019 तक लेके आना है, दैट मीन्स 3 years हैव पास्ट। सो यहाँ पर आप इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करो फर्स्ट ईयर का 10% पर एनम, एंड से WDV मेथड है, ठीक है, WDV मेथड से लेते हैं। तो 5,000 आ गया, इसकी वैल्यू बची 45,000। सेकेंड ईयर में डेप्रिसिएशन फिर से 10% पर एनम, तो वैल्यू बची 40,500, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई 2016, 17, 18 की। अभी थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन फिर से चार्ज करो तो कितना आ गया? 36,450। तो ये बैलेंस आ गया 1/4/2019 को। तो अब ये जो फिगर है इट इज़ कंपेरेबल विद दिस, क्योंकि ये दोनों सेम डेट के बैलेंसेस हैं। तो अब हम वर्किंग नोट में ये स्प्लिटिंग कर सकते हैं। तो अब आप जब वर्किंग नोट इसका बनाओगे, वर्किंग नोट में पहला पार्ट ये होगा कैलकुलेटिंग बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, क्योंकि कंपैरेटिव अमाउंट से आप स्प्लिट करते हैं। तो आपके पास एक ही प्लांट है जिसकी वैल्यू है 1,47,390। इसको स्प्लिट कर लो, प्लांट सोल्ड एंड प्लांट रिटेन्ड। तो सोल्ड है हमारा 36,450 का, तो रिटेन्ड कितना होगा?
1,10,940। ठीक है, तो ये बुक वैल्यू है ऑन 1/4/2019 को। ये जो वैल्यू है इसको दो पार्ट्स में हमने बांट लिया कि इतना हमारा सेल हो गया, इतना हमारा बच गया। तो जब आपने स्प्लिट कर लिया ना, उसके बाद तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ये दो पार्ट्स को दो प्लांट मान लो, तो इसकी सेल हो रही है, सेल हम कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस है 22,000, सेल कर रहे हो 1 अक्टूबर को। तो अगर अक्टूबर को सेल कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन 10% पर एनम के हिसाब से 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 1822। इस पर 10% इंटू 1/2, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये आ गई बुक वैल्यू और सेलिंग प्राइस है 22,000, ये दे रखी है ना सेलिंग प्राइस। सो आपके पास कितना आ गया, 12,628 हो गया लॉस। ओके, अब ये आपने रिटेन कर लिया तो इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा एंड में 10% पूरा 11,094। तो वैल्यू कितनी बच जाएगी आपके पास, 99,000 ये बुक वैल्यू आपके बच गई। ठीक है, सो अब अगर हमें प्लांट अकाउंट बनाना है इसमें तो आपका किस तरह से चलेगा। बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल रहता है ना। बैलेंस आ गया हमारे पास कितना, ओपनिंग बैलेंस था 1,47,390। तो 1 अक्टूबर को जब सेल की, सेल के टाइम की वर्किंग क्या होती है, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करो, सेल रिकॉर्ड करो, प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड करो। तो यहाँ पर था लॉस ऑन सेल, ठीक है ना, ये आ जाएगा 12,628। फिर एंड में आके तो आपका सेम है कि आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है, सो 11,094 और बाकी आ गया बैलेंस। बस यहाँ जब हम एक एसेट के पार्ट की सेल कर रहे होते हैं, कंपोनेंट अकाउंटिंग कह लो या पार्ट ऑफ एन एसेट बीइंग सोल्ड, बस इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि एक टोटल एसेट है, यू हैव एन एंटायर एसेट विद यू। ठीक है, इस एसेट का एक हिस्सा आप सेल कर रहे हो और एक हिस्सा आप रिटेन कर रहे हो, तो कैसे आप उसको स्प्लिट करोगे। अब ये एसेट की अगर ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी है तो आप ओरिजिनल कॉस्ट से स्प्लिट करो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ओरिजिनल कॉस्ट थी तो कॉस्ट में से ही स्प्लिट कर दिया, इतना पार्ट सेल इतना रिटेन्ड, अब उसको वर्किंग नोट कंटिन्यू कर लो। बट अगर ओरिजिनल कॉस्ट नहीं दे रखी है, आपको बुक वैल्यू दे रखी है, कॉस्ट नहीं दे रखी है, तो इन दैट केस फिर आपको ओरिजिन से स्प्लिटिंग नहीं करोगे। ओरिजिन में आपकी एसेट एज इट इज़ चल रही है। ठीक है, अब करेंट ईयर में जब बुक वैल्यू दे रखी है तो बुक वैल्यू से स्प्लिटिंग होगी, बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड एंड बुक वैल्यू ऑफ एसेट रिटेन्ड। ठीक है ना, क्योंकि अमाउंट्स हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग होने चाहिए। हम 2016 में 19 को प्लस या माइनस नहीं कर सकते। सो जहाँ पर हमें डिवीज़न करनी है, जिस डेट के अमाउंट है उसी पे डिवीज़न करनी है। सो ये क्योंकि यहाँ का बैलेंस था तो यहाँ डिवीज़न कर ली। इसका अदर वे राउंड क्या था, वो थोड़ा लंबा पड़ता। आप इस बैलेंस को पीछे लेके जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली कैलकुलेशन या तो 16 से स्प्लिटिंग होगी या 2019 से स्प्लिटिंग होगी। तो यहाँ इसको पहले 2016 पे बैक डेटेड एंट्री क्रॉस 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 करते जाओ, पीछे जाओ और फिर वहाँ से स्प्लिटिंग करो और फिर सॉल्यूशन करो। बट उसकी ज़रूरत नहीं है। डू वी नीड एंटायर कॉस्ट, हमें पूरी कॉस्ट चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम तो रिटर्न डाउन वैल्यू पे काम कर रहे हैं। तो जब जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है तो उस पर हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। तो ये छोटा सा पार्ट बिक है, इसकी वैल्यू निकाल लो और इसको सॉल्व कर दो। ठीक है ना, हम किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन क्यों करेंगे, जो चाहिए उसी को कैलकुलेट करेंगे ना, तो हम क्यों बैक डेटेड जाते जाएँ, फिर वापस यहीं पे ही आना है ना, यहीं पे तो कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब ये जो हमने कैलकुलेशन की है इसका मैंने शॉर्टकट भी आपको बताया था। जैसे कॉस्ट है 50,000, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्योंकि 10% है रिटर्न डाउन में, तो फर्स्ट ईयर में 90% बच गया, नेक्स्ट ईयर में फिर 90% बच गया, फिर नेक्स्ट ईयर में 90% बच गया। तो इस तरह से भी आप बुक वैल्यू एसेट की सॉल्व कर सकते हो शॉर्टकट में। तो टेबल भी नहीं बनानी पड़ेगी, सीधे सीधे आएगा। अब इसमें कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर एसेट हमने कम टाइम यूज़ किया है, मान लो ये अप्रैल में खरीदी ही नहीं थी, ये बाय ही हमने से अक्टूबर में की थी, तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर में
आधा डेप्रिसिएशन लगा, तो फर्स्ट ईयर में 5% लग गया, 95% बच गई, बाकी तो हर साल 90% ही बचेगी ना। तो इन दैट केस ये रेशो यूज़ हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ वील बी वर्किंग। तो ये यहाँ देखो, यहाँ हमने स्प्लिटिंग ओरिजिन में की क्योंकि हमें ओरिजिन से दोनों वैल्यू पता थी, और इस पार्ट में हमने स्प्लिटिंग करेंट ईयर में की है क्योंकि हमें करेंट ईयर की वैल्यूज़ पता हैं। सो आई होप कि ये दोनों मेथड्स ऑफ वर्किंग आर क्लियर टू यू। सो नाउ you can practice as many questions as you want. Okay, so we may practice one more question और उसके बाद हमारे दो important topics हैं फर्स्ट ईयर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग में. वन इज़ चेंज ऑफ मेथड, जब कंपनी मेथड को चेंज कर देती है, and another is revaluation method. So we'll focus on those two. All right, so stay learning, stay practicing. Thank you.